ओके, सो हमने डिस्कस किया था एलिमेंट्री मैट्रिसेस को भी. We had discussion about all these things. We discussed 1.5, we discussed 1.6 as well. इनकी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी. ये हमारे पास था ना जिसमें राइट हैंड साइड में B1, B2, B3 आ रहे हैं. ये हमने डिस्कस किया था. फिर हमने बात की थी कि कब उसकी सोल्यूशन एग्जिस्ट होगी, कब नहीं होगी, सो ऑन. 1.6 हो गया था. अभी यस सर. ये भी डिस्कस हो गया था. मैंने कहा था ये आसान है, अब देख लें खुद. ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर. तो मुझे क्विकली रिस्पॉन्ड करें ताकि मैं फिर आगे जाऊं. सर ये वाला नहीं हुआ था सर. नो सर, ये नहीं हुए थे. ये नहीं हुआ था. अरे तो आसान है, आप सबको पता है कि हम क्या करते हैं इसमें. So let's discuss something in it. Okay, so we talk about diagonal matrices. First condition for diagonal matrix is it must be a square matrix. We don't have diagonal matrices in rectangular matrices. Right, so a square matrix will be a diagonal matrix such that देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स में एक नॉन डायगोनल एंट्रीज होते हैं और एक डायगोनल एंट्रीज होते हैं. जैसे ये अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये जो एंट्रीज हैं जहाँ पे जो पोजीशन है, रो पोजीशन और कॉलम पोजीशन, वो दोनों सेम हो. यानी ए आई जे में आई और जे जहाँ पे बराबर हो तो वो डायगोनल एंट्री होता है, और जहाँ पे आई और जे बराबर ना हो वो नॉन डायगोनल पोजीशन होते हैं. कि अगर हमारे पास मैट्रिक्स है, सबसे पहली बात तो यह है कि इट मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स. तो हम लेते हैं A11, दिस इज डायगोनल पोजीशन बिकॉज ये I और ये J दोनों बराबर हैं. A11, and then we have A12. So in this case I and J are not same, so ये नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं, एंड सो ऑन. फिर नेक्स्ट रो में आते हैं A21, A22. अब यहाँ पर I और J दोनों बराबर हैं. ith and jth positions are equal, तो ये सारे इसके डायगोनल एंट्रीज होंगे. We may list them like A11, A22, A33, and so on. These entries are diagonal entries. और ये जो पूरा आपके पास एक लिस्ट बन जाता है, this will be considered as diagonal of a matrix. एक होता है डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स और एक हमारे पास होता है डायगोनल मैट्रिक्स. तो ये डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स है. फॉर एग्जांपल ये हमारे पास अगर एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 स्क्वायर मैट्रिक्स. तो ये जो हमारे पास आता है ये डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स होता है, लेकिन ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है. डायगोनल मैट्रिक्स के लिए ज़रूरी है कि जितने भी नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारे के सारे ज़ीरो. So a square matrix in which non-diagonal entries are zero, right? That is known as a diagonal matrix. For example, यहाँ पर ये है, ठीक है,
अब देखिए इसमें डायगनल पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, डायगनल 0 भी हो सकता है, नॉन 0 भी हो सकता है, लेकिन नॉन डायगनल एंट्रीज जो हैं दे मस्ट बी 0। देखिए यहाँ पर ये डायगनल एंट्री 0 भी है, ये और ये दोनों क्या है 0 हैं, तो ये डायगनल मैट्रिक्स है। यहाँ पर देखिए इसमें जो नॉन डायगनल एंट्रीज हैं वो क्या है, वो 0 हैं। इसमें अगर आप देखेंगे ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो जनरली हम ये कहते हैं कि पहली बात यह है कि मैट्रिक्स ए, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे, this will be a diagonal matrix if aij 0 for all I is not equal to j। बिकॉज जैसे मैंने कहा कि जब आई जे के बराबर होगा तो वो डायगोनल एंट्रीज होंगे, और जब आई जे के बराबर नहीं होगा वो फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज होंगे। सारे नॉन डायगोनल एंट्रीज दे मस्ट बी 0, so the matrix will be a diagonal matrix। ठीक है, एक जनरल डायगोनल मैट्रिक्स जो है उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इक्वेशन 1 में दिया हुआ है d1 d2 dn एंड द रेस्ट विल बी 0। और ये ध्यान में रहे कि डायगोनल मैट्रिक्स का फायदा क्या होता है, या आगे हम मैट्रिक्स की डायगोनलाइजेशन पे भी बात करेंगे कि मैट्रिक्स को हम डायगोनलाइज कैसे करते हैं। we'll be talking about diagonalization of a matrix as well, क्योंकि इसके अपने फायदे होते हैं। पहला फायदा ये कि इसका इन्वर्स आप बड़े आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर एक मैट्रिक्स जो है डायगोनल मैट्रिक्स है और इसके जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारे के सारे नॉन जीरो हैं, बिकॉज अगर ये डायगोनल एंट्रीज में से कोई भी एक जीरो हो गया तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो हो जाएगा, और जब डिटर्मिनेंट जीरो होगा तो फिर उसका हम इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर ये सारे डायगोनल एंट्रीज जो है, यू मस्ट रिमेंबर कि ठीक है, अगर डायगोनल एंट्रीज में से आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसका जो डिटर्मिनेंट होता है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, इट इज सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एंट्रीज। अगर में से कोई एक भी जीरो हो गया तो लाजमी बात है कि उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसका अगर हमें इन्वर्स चाहिए तो इसका इन्वर्स जो है वो बड़ा आसानी से फाइंड होता है। उसकी जितनी भी डायगोनल एंट्रीज होते हैं उनको आप क्या करो, उसका रेसिप्रोकल ले लो। somebody give you, सपोज ये डायगोनल मैट्रिक्स है 2 0 0 0 3 0 0 0 and 1। if this is a diagonal matrix, let's suppose A मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। that can be simply found as the product of diagonal entries, that is 2 multiplied by 3 multiplied by 1, which is equal to 6। इसका इनवर्स क्या होगा, its inverse will be simply taking reciprocal of the diagonal entries,
1/2, बाकी सेम रहेंगे, 0 0 0 1/3, 0 0 0 एंड 1 का रेसिप्रोकल 1 ही आ जाएगा। ये इसका इनवर्स होगा। ठीक है, एक तो इनवर्स फाइंड करना बड़ा आसान हो गया। सेकेंडली, इफ यू हैव टू डायगोनल एंट्रीज, डायगोनल मैट्रिसेस, सॉरी, एक D1 है, दूसरा D2 डायगोनल मैट्रिक्स है, और आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको वो लंबा चौड़ा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आपने दोनों डायगोनल मैट्रिसेस के जो एंट्रीज हैं, डायगोनल एंट्रीज हैं, उनको मल्टीप्लाई करना है। C1 D1 करेंगे, बाकी एज इट इज आएगा। ठीक है, सिमिलरली आपके पास अगर नेक्स्ट है तो वो C2 D2 हो जाएगा, and so on, so on. For example, if you want to multiply two diagonal matrices, one is 2 0 0 0 3 0 0 0 4, and you multiply this with another matrix which is -3, let's suppose 0 0, and we have 0 1 0, then we have 0 0 2. इनके प्रोडक्ट से सिंपली आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई करो, 2 multiplied by -3 is -6, 0 0, then we have 0, and 3 multiplied by 1, that is 3 0, and 4 multiplied by 2, that is 8. ठीक है, अगर आपके पास यही मैट्रिक्स है, लेट्स सपोज डायगोनल मैट्रिक्स है, और आप इसकी कोई भी पावर फाइंड करना चाहते हैं, D3 D पावर 3, कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स है, 2 0 0 3 0 0, सॉरी 0 3 0 and 0 0 4, and you want to find its third power, तो कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो इसके डायगोनल एंट्रीज हैं उनके वही पावर ले लो, 2 पावर 3 0 0 0 3 पावर 3 0 0 0 and 4 पावर 3। ठीक है, तो मतलब ये इसके काफ़ी चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं, बड़ी इजी हो जाती हैं। अब अगर ये डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो सारे सेम हो जाते हैं तो उसको फिर हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। आई होप यू रिमेंबर फ्रॉम योर एफएससी। और अगर ये 1 के बराबर हो जाएं तो इट बिकम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमने इससे पहले भी इसको डिस्कस किया हुआ है, एलिमेंट्री मैट्रिसेस में इसमें हमने यूज किया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 0 1 0 and then we have 0 0 and 1। दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसकी प्रॉपर्टी ये है कि आप किसी भी दूसरे मैट्रिक्स के साथ उसको मल्टीप्लाई करोगे, इफ मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, तो इसे वापस, ये कोई मैट्रिक्स ए होगा, तो इसे वापस वही मैट्रिक्स आ जाएगा। ये डिस्कस हो गया, इसकी पावर्स को भी हमने डिस्कस किया, एग्जांपल हो गया इसका। किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स को आप किसी दूसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे
दूसरा डायगोनल ना हो, कोई भी मैट्रिक्स हो, तो क्या करें, सब ये मैट्रिक्स D1 0 0 D0 D2 0 0 0 D3 और आप मल्टीप्लाई कर रहे हो इसके साथ A11 A12 A13 A14 मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो, इसमें क्या होता है कि जो D1 है ये फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई होगा, D2 सेकेंड रो से मल्टीप्लाई होगा, D3 थर्ड रो से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। लेकिन इसमें यह कि अगर डायगोनल मैट्रिक्स पहले आ जाए और दूसरा मैट्रिक्स बाद में आ जाए, तो ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो रोज के साथ मल्टीप्लाई होंगे। लेकिन अगर पहले मैट्रिक्स है और फिर डायगोनल है, तो फिर वो जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। तो इसे टू मल्टीप्लाई अ मैट्रिक्स A on the left by a diagonal matrix D, you can simply multiply every row by the diagonal entries. Okay, and if you multiply A on the right by the matrix diagonal matrix D, then you will multiply every column. You see, पहला column D1, दूसरा column D2, तीसरा column D3. Whereas यहाँ पे पहला row D1, दूसरे row D2, third row D3. Okay, next we talk about triangular matrices. हमारे पास दो तरह के ट्रायंगुलर मैट्रिसेस होते हैं, एक अपर ट्रायंगुलर होता है, एक लोअर ट्रायंगुलर होता है, और कलेक्टिवली फिर हम कहते हैं कि ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स विच इज ईदर अपर और लोअर इज कॉल्ड ट्रायंगुलर। अब अपर ट्रायंगुलर क्या क्या होता है कि जो डायगोनल है उसके नीचे सारे जीरो होते हैं, बिलो द डायगोनल। ये देखिए, ये डायगोनल, अगर आप इसको देखें इस मैट्रिक्स को, तो इसके नीचे जितने भी एंट्रीज हैं दे मस्ट बी जीरो। ऊपर जीरो हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकते हैं। तो ये अपर ट्रायंगुलर है। और ये लोअर ट्रायंगुलर जिसमें डायगोनल, मेन डायगोनल के ऊपर सारे क्या हो, जीरो हो, ठीक है। ये आप ध्यान में रख लें कि मैंने बता दिया अभी, ये तो हमारे पास क्या है, ये जो लाइन है दिस इज द डायगोनल। यहाँ पर आई और जे क्या होते हैं, पोजीशन जो है वो बराबर होते हैं, आई इज इक्वल टू जे। जबकि इसके ऊपर यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये अबाव द डायगोनल है, डायगोनल का ऊपर का पार्ट है, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जो पोजीशन है उसमें आई जे से कम होगा, आई स्मॉलर देन जे। तो जब कभी भी आपके पास ये रिस्ट्रिक्शन आते हैं कि आई लेस देन जे है, तो इसका मतलब यह है कि वी आर टॉकिंग अबाउट अपर पार्ट ऑफ द मैट्रिक्स, अबाव द डायगोनल की बात हो रही है। सी दैट A12 A13 ये आई फर्स्ट आता है, जे बाद में आता है, तो आई पार्ट इज स्मॉलर देन जे पार्ट, राइट। वेयर इज बिलो द डायगोनल, ये जो पार्ट है इसमें आई और जे का अगर हम डिस्कस करना चाहें, तो यहाँ पर आई क्या होता है, जे से ग्रेटर होता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये A21 है, तो A21 में टू जो है वो वन से ग्रेटर होता है, सो आई जो पार्ट है वो जे से क्या होगा, ग्रेटर होगा। सो टू इज ग्रेटर देन वन, ठीक है। तो अगर हम इसको इसी फॉर्म में, एक तो मैंने आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दिया कि जिस मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स जरूरी है, इसके लिए भी अबाव द डायगोनल सारे जीरो हों, जिस तरह यहाँ पे है, तो ये लोअर ट्रायंगुलर होता है। अगर बिलो द डायगोनल सारे जीरो हों तो वो फिर अपर ट्रायंगुलर होता है। लेकिन इसको मैथमेटिकली फिर हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि एक मैट्रिक्स, जैसे मैंने वहाँ पे कहा था कि AIJ ये अपर ट्रायंगुलर होगा, this is UTM, upper triangular matrix, if AIJ they are zero। अब जैसे मैंने बता दिया कि डायगोनल के नीचे सारे जीरो होने चाहिए, ठीक है, UTM के लिए। तो यहाँ पर हम कंडीशन क्या लगाएंगे, फॉर ऑल I ग्रेटर देन J, I ग्रेटर देन J के लिए इसकी वैल्यू क्या हो,
सारे के सारे ज़ीरो हों। लेस देन जे के लिए क्या है, वो ज़ीरो भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यूटीएम के लिए हो जाएगा, और इसको आपने एलटीएम करना है। एलटीएम इसको बनाना है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये फिर स्मॉल हो जाएगा, आई लेस देन जे हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये हमारे पास मैट्रिक्स है 2 1 3 या 2 1 0, 0 2 3, 0 0 1। अब ये हमारे पास मेन डायगोनल है इसका, इसके ऊपर जितने मैट्रिक्स हैं वो सारे क्या हैं, एंट्रीज हैं, उसके नीचे जो है वो ज़ीरो हैं। तो ये यूटीएम का एग्जांपल हो गया। ठीक है, एंड सो ऑन। इसका आप उलट लेंगे, किस तरीके से आप अगर एग्जांपल लेंगे इसका, 2 ले लें, फिर 0 ले लें, 0 ले लें। ये होता है, लेना ज़रूरी नहीं, लेने की बात नहीं कर रहे। 1 2 फिर 0 ले लें, 2 1 1 करें। इसीलिए ये डायगोनल के ऊपर का जो पार्ट है ये क्या है, ये सारा ज़ीरो हो गया, नीचे जो भी हो। तो ये क्या है, दिस एन एग्जांपल ऑफ एलटीएम। ठीक है, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अगर उसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो वो लोअर ट्रायंगुलर बन जाएगा, जबकि लोअर ट्रायंगुलर का ट्रांसपोज आप लेंगे तो वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा। अपर ट्रायंगुलर हो या लोअर ट्रायंगुलर हो, दोनों के डिटर्मिनेंट्स जो हैं दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर डायगोनल एंट्रीज। इनको सिंपली मल्टीप्लाई करें जो डायगोनल एंट्रीज हैं। यू वांट टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो ये A11 A22 A33 A44। सेम थिंग अगर इसका फाइंड करेंगे तो इनके जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनका अपने प्रोडक्ट लेना है। सही, तो ये एक्सप्लेन हो गया ऑलरेडी। ये भी डिस्कस हो गया, द ट्रांसपोज ऑफ अ लोअर ट्रायंगुलर इज अपर, द अपर इज लोअर, द प्रोडक्ट ऑफ लोअर ट्रायंगुलर इज लोअर ट्रायंगुलर, and the product of upper triangular matrices is always upper triangular matrix. A triangular matrix is invertible if and only if diagonal entries are all non-zero, क्योंकि वो मैंने बता दिया इसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एंट्रीज है। अगर उनमें से कोई भी एक ज़ीरो हो गया तो पूरा डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, वो ज़ीरो आ जाएगा, और फिर वो सिंगुलर बन जाएगा। वो नॉन सिंगुलर होगा, इन्वर्टेबल होगा अगर उसके डायगोनल एंट्रीज क्या हो, नॉन ज़ीरो हो। Now the inverse of invertible lower triangular matrix is lower triangular, and the inverse of an invertible upper triangular matrix is upper triangular. तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करे, मतलब उसका डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर ना हो, वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, तो उसका जो इन्वर्स है तो वो भी अपर ट्रायंगुलर होगा, और अगर लोअर ट्रायंगुलर है तो इसका इन्वर्स भी लोअर ट्रायंगुलर होगा। ये चीज़ें जो प्रॉपर्टीज मैं बताता हूँ, आगे में यूज़ करेंगे इनको जब हम वेक्टर स्पेस के बारे में बात करेंगे, तो उसमें ये यूज़ होंगे। If you have these two matrices, matrix A and matrix B, if you multiply them together, A multiply by B करेंगे तो भी आपके पास क्या आता है, वही अपर ट्रायंगुलर ही आता है। B मल्टीप्लाई बाई A फाइंड करते हैं तब भी वही अपर ट्रायंगुलर ही आता है, बिकॉज ये नीचे वाला पार्ट जीरो जीरो रह गया। ए का इन्वर्स तो फाइंड हो सकता है, लेकिन बी का इन्वर्स फाइंड नहीं हो सकता, बिकॉज यू सी बी की जो डायगोनल एंट्रीज हैं उसमें से एक एंट्री जीरो है, तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। जबकि ए का इन्वर्स अगर आप फाइंड करेंगे तो वो भी वही अपर ट्रायंगुलर ही आ रहा है, नीचे वाला पार्ट जीरो आता है।
इनवर्स फाइंड करने का तरीका आपको पता है, आपकी मर्जी, आप जिस तरीके से भी करना चाहें यू कैन फाइंड इट। ठीक है, आई होप यू नो व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जिस स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर हो जाए तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक मैट्रिसेस आर ऑलवेज स्क्वायर। पहली बात तो यही है, बिकॉज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तो सिमेट्रिक हो ही नहीं सकता। जब उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं है तो ट्रांसपोज लेने के बाद तो रोज कॉलम्स बन जाएंगे, कॉलम्स रोज बन जाएंगे, तो वो मैट्रिसेस बराबर कैसे हो सकते हैं। तो इन रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस its transpose can never be same to the matrix, the given matrix, बराबर नहीं हो सकते, इसे स्क्वायर होना जरूरी है। तो अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें और वो आपके पास क्या हो, सिमेट्रिक हो, सेम आ जाए वापस, तो वही मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा। डायरेक्ट पहचान कैसे होती है, उसका यह है कि पहली बात मैंने बता दिया कि वो स्क्वायर होगा। दूसरी बात यह है कि जो रो 1 है वो रो 1 कॉलम 1 के बराबर होगा, यानी R1 इज इक्वल टू C1, R2 is equal to C2, R3 is equal to C3 and so on. Generally उसमें for all I, Ri should be same as Ci. ठीक है, ये एग्जांपल है। You see the 7 minus 3 और ये 7 minus 3, रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1 बराबर है। रो नंबर 2 -3 5 और कॉलम नंबर 2 जो है -3 5, ये दोनों भी बराबर है। इसका ट्रांसपोज देंगे तो वही आ जाएगा। ये 1 4 5 1 4 5 4 -3 4 -3 0 5 0 7 5 0 7 सिमेट्रिक है। डायगोनल मैट्रिसेस जो होते हैं वो हमेशा के लिए सिमेट्रिक ही होते हैं, वो तो अब इस बात है कि उनके ऊपर भी जीरो होते हैं, नीचे भी सारे जीरो होते हैं। तो डायगोनल मैट्रिसेस आर ऑलवेज सिमेट्रिक। ओके, अब ये थ्योरम है कि अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं तो ए ट्रांसपोज भी सिमेट्रिक होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी ये भी सिमेट्रिक होंगे। ठीक है, और अगर आप एक मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो वो मैट्रिक्स भी स्केलर होगा। ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट के लिए चीज़ सही नहीं है कि अगर ए सिमेट्रिक है और बी सिमेट्रिक है तो ए मल्टीप्लाई बाई बी जो है वो भी सिमेट्रिक होगा। तो ये जनरली ट्रू इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे पास रूल ये है कि ए मल्टीप्लाई बाई बी होल ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। अब ए और बी तो सिमेट्रिक हैं तो ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज बराबर होते हैं ए और बी के। तो जब हम यहाँ पर बी ट्रांसपोज को रिप्लेस कर रहे हैं बी से और ए ट्रांसपोज को रिप्लेस कर रहे हैं ए से, तो ए बी होल ट्रांसपोज है ये बराबर हो जाता है सिंपली बी मल्टीप्लाई बाई ए, जो कि ए मल्टीप्लाई बाई बी के बराबर नहीं है। तो ये ज़रूरी नहीं है, बाद वक़्त हो भी सकता है, जनरली ये ज़रूरी नहीं है कि सिमेट्रिक हो। हाँ, अगर a मल्टीप्लाई बाई बी बराबर हो जाए b मल्टीप्लाई बाई ए के किसी केस में, बिकॉज मैट्रिसेस आर नॉट सेटिस्फाइंग कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो अगर ऐसा हो जाए किसी कोई दो भी मैट्रिक्स तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा। इफ a इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो उसका इनवर्स भी सिमेट्रिक होगा। इन थ्योरम्स को हम प्रूव नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैंने कहा ये हम बाद में यूज़ करेंगे, हम डिफरेंट टाइप के सेट्स लेंगे, डिफरेंट टाइप के उसमें मैट्रिसेस होंगे, वहाँ पे हम इनवर्स की भी बात करेंगे क्या
एक सेट है जिसमें सारे सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, तो क्या हर एक मैट्रिक्स का इनवर्स भी सिमेट्रिक होगा? तो ये आपको पता होना चाहिए कि यस, अगर एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसका इनवर्स भी सिमेट्रिक होगा। इस टाइप के जो मैट्रिक्स होते हैं, ए मल्टीप्लाई बाई ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाई ए, ये हमेशा के लिए सिमेट्रिक होते हैं। एंड रीजन इज दैट यू सी दैट हमारे पास रूल ये है कि ए मल्टीप्लाई बाई बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा ए इंटू ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, तो यहाँ पर पहले आप इस पर ट्रांसपोज लेंगे जो सेकेंड मैट्रिक्स है, और फिर इस पे ट्रांसपोज देंगे। सो यू सी दैट ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, और किसी भी मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज जो है वो वाई मैट्रिक्स आ जाता है, तो वी गेट द सेम मैट्रिक्स। तो ए मल्टीप्लाई बाई ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अपना नेम चेक करें अटेंडेंस में। आप लोगों का एग्जाम कब से स्टार्ट हो रहा है? सर नेक्स्ट वीक से है। मंडे से? यस सर। यस यस। क्या है ये, इतने वीक्स फिर पूरे हो गए? 6 वीक्स है, 7 वीक्स है? सर ये 8 वीक्स का होता है, लेकिन ये ईद का एक वीक इन ऑफ दे दिया, तो इसलिए। सर मुझे तो लगा था कि ईद का जो एक वीक हमारा रह गया ये आगे कवर होगा। हाँ ना, मैं तो चेक करूँ मेरे कितने वीक हो। मैंने कोई क्लास मिस की थी कि नहीं मिस की हमने भी? नो सर, अभी सारी क्लासेस हुई हैं हमारी। हाँ, ये 5 और आज का 6 हो जाएगा, तो मैंने एक ईद का छुट्टी हो गया, वो तो मैंने कोई क्लास मिस नहीं किया ना। नो सर। ओके, लेट्स सी। डेटशीट आया कि नहीं आप लोगों का? नो सर। तो नहीं आया है। सर पेपर इजी होगा। आप लोग ऑनलाइन पेपर में भी यही पूछते हैं इजी होता है कि नहीं मुश्किल? सर वो कैलकुलस का मिड टर्म का मुश्किल था बहुत फर्स्ट सेमेस्टर में। कैलकुलस किसने पढ़ाई थी? सर तो फिर तो ऑनलाइन पेपर तो मुश्किल ही होता है ना। Okay, so if we consider a matrix A that is 1 minus 2 4 3 0 minus 5, and you take its transpose, so that will be 1 minus 2 4 3 0 5, and then you find the product A transpose into A, so we get this matrix. अब ये matrix जो है ये symmetric है, you see that 10 minus 2 minus 11, 10 minus 2 minus 11, minus 2 4 minus 8, minus 2 4 minus 8, minus 11 minus 8 41, minus 11 minus 8 41.
देखिए रो 1 कॉलम 1 के बराबर है, रो 2 कॉलम 2 के बराबर है, तो ये मैट्रिक्स क्या है? सिमेट्रिक है। द सेम थिंग इफ यू मल्टीप्लाई ए विद ए ट्रांसपोज, तो दैट गिव यू दिस मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये भी सिमेट्रिक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बराबर है, सेकंड रो सेकंड कॉलम बराबर है, तो ये दोनों मैट्रिसेस क्या हो जाते हैं? ये अब पिछला थ्योरम यही था कि ए मल्टीप्लाई बाई ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक। समझ, अगर ए आपके पास क्या है? एक इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। जब भी हम बात करते हैं इन्वर्टेबल मैट्रिक्स का मतलब है कि वो सिंगुलर ना हो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। ठीक है, तो अगर ए इन्वर्टेबल है तो ये दोनों मैट्रिसेस भी इन्वर्टेबल होंगे। ए मल्टीप्लाई बाई ए ट्रांसपोज, ये भी इन्वर्टेबल होंगे। Okay, now we talk about this exercise. Let's move to the exercise. Okay. अब हमें ये बताना है कि डिटरमिन वेदर अ मैट्रिक्स इज सिंगुलर और नॉट, और इन्वर्टेबल है कि नहीं है। तो मैंने बताया था कि फॉर एनी डायगोनल मैट्रिक्स, अगर डायगोनल एंट्रीज जो हैं उनमें से कोई एक जीरो है तो वो नॉन इन्वर्टेबल होगा, और अगर दोनों नॉन जीरो हैं या तीनों नॉन जीरो एंट्रीज हैं तो वो फिर इन्वर्टेबल होगा। अब यहाँ पर आप देखें, एक 2 है, दूसरा -5 है, तो ये इन्वर्टेबल है। उसका इन्वर्स फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, 12 लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे फाइंड किया हुआ है। अच्छा, इसमें अगर आप देखिए तो ये 4, ये 0 इसमें आ गया, एक 0 एंट्री आ गई है इसमें, तो ये इन्वर्टेबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1/3 है, तो ये इन्वर्टेबल है बिकॉज इसमें से कोई भी 0 एंट्री नहीं है। ओके, तो यहाँ पे क्या है? इसमें -1, 3, -3 एंड -2, कोई भी 0 एंट्री नहीं है। डायगोनल में बात करेंगे, ठीक है, तो ये इन्वर्टेबल है। अच्छा, डायरेक्ट हमें इसमें आंसर बताना है इसका। डिटरमिन द प्रोडक्ट ऑफ बाय इंस्पेक्शन, तो यू सी दैट ये डायगोनल मैट्रिक्स है और ये कोई भी दूसरा मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए है। मैंने बताया था अगर इधर से आप डायगोनल मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डायगोनल एंट्री है वो आपने अलोंग द रो मल्टीप्लाई करना है। तो डायरेक्ट लिख लेंगे 3 2s are 6, 3 1s are 3। ये एंट्री सेकेंड रो के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 और ये -1 हो जाएगा। ये एंट्री थर्ड रो के साथ मल्टीप्लाई होगी, विच इज 4 and 5। अगर पहले डायगोनल मैट्रिक्स है और बाद में कोई और मैट्रिक्स है तो आपने जो डायगोनल एंट्रीज है उनको अलोंग द रोज मल्टीप्लाई करना है। तो अगर पहले मैट्रिक्स है और प्री डायगोनल है मैट्रिक्स है तो उस केस में फिर आपने अलोंग द कॉलम मल्टीप्लाई करना है। अब जैसे ये वाला एग्जाम इस क्वेश्चन में है, ये -4 इधर मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, 3 इधर मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, और 2 जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा थर्ड कॉलम के साथ। ठीक है, सेम थिंग इन दिस वन एज वेल। यहाँ पे अगेन लेफ्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 जो है वो कंप्लीटली फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करें, और यहाँ पे -3 मल्टीप्लाई करें। ठीक है,
यहाँ पे दोनों साइड से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपकी मर्जी है। आप पहले ये मल्टीप्लाई करेंगे तो रो के साथ, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉलम के साथ होगा। पहले ये मल्टीप्लाई करें तो रो नंबर 1 2 से मल्टीप्लाई करें, रो नंबर 2 -1 से, रो नंबर 3 4 से, और उससे जो मैट्रिक्स आता है उसके साथ फिर आप ये कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, या पहले ये कॉलम से करें और इसके बाद फिर ये रो से करें, आपकी मर्जी है। Is it clear? 9 से 12 तक जो क्वेश्चंस हैं उनमें क्या करना है, आपने स्क्वायर फाइंड करना है, उनके इनवर्स फाइंड करके स्क्वायर फाइंड करना है, और इनवर्स फाइंड करके आपने आर्बिट्री उसके kth पावर लेना है। तो ये आसान हम डिस्कस कर चुके हैं। ये मैट्रिक्स ए है, इसका स्क्वायर फाइंड करेंगे तो 1 का स्क्वायर ले लें, -2 का स्क्वायर ले लें, तो ये 1 स्क्वायर 1 और 2 स्क्वायर 4, ठीक है। ए पावर -2 का मतलब यह है कि आपने पहले इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो इस मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होगा, 1 के रेसिप्रोकल लेंगे तो 1 आएगा, और -2 का रेसिप्रोकल लेंगे तो -1/2 आएगा, और फिर आपने उसका स्क्वायर लेना है। तो इसलिए हमारे पास 1 0 0 1/1 का स्क्वायर 1 आएगा, और फिर क्या आएगा। तो यहाँ पर आपके पास kth पावर है तो 1 पावर k तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 -1/2 पावर k आ जाएगा। ठीक है, सेम थिंग फॉर क्वेश्चन नंबर 10 एज वेल। स्क्वायर लेंगे तो -6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। इनवर्स लेंगे तो -1/6, 1/3, 1/5, फिर इसका स्क्वायर लेंगे, एंड सो ऑन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में यही आपको दिया हुआ, ये मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, इसका स्क्वायर लेंगे तो 1/2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 1/4 स्क्वायर। इसका इनवर्स लेंगे तो 2 0 0 0 2 3 0 एंड 0 0 3 आ जाएगा, और फिर इसका स्क्वायर लेना है, और फिर इसकी kth पावर लेना है। क्वेश्चन 12 तक आप ऐसे ही करना है। तो 13 से 19 तक सिर्फ बताना है कि सिमेट्रिक है या नहीं है। तो सिर्फ चेक करेंगे क्या रो नंबर 1, रो नंबर i, रो j के बराबर है कि नहीं है, फॉर ऑल i j। इस 13 में आप देख सकते हैं -8 -8, ये रो नंबर 1 है, जबकि कॉलम नंबर 1 -8 0 है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। 14 सिमेट्रिक नहीं है, बिकॉज 2 -1 और 1 2 है, ये सिमेट्रिक नहीं है। Todos kamu estrecha kahit wata pa yung oras mo. Todos kamu estrecha wata pa yung oras mo. 0 -7 and -7 7। ये तो रो नंबर 1 है 0 -7, कॉलम नंबर 1 0 -7, रो नंबर 2 इज -7 7, कॉलम नंबर 2 इज -7 7। तो ये सिमेट्रिक है। 3 4 4 0 सिमेट्रिक है। 0 1 2 0 1 2 1 5 -6 1 5 6 हो गया, तो ये सिमेट्रिक नहीं है, ये -6 होना चाहिए था। Two minus 1 3, 2 minus 1 3, -1 5 1, -1 5 1, 3 7 1 7 3 1 7,
ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर? सर क्वेश्चन 11 में के की पावर की समझ नहीं है और के पावर सर कैसे लेनी है? कोई भी के पावर है ना, जिस तरह 2 है तो 2 पावर के ले लो, 3 है ओके सर, 3 लेकिन पावर के ले लो, और माइनस आंसर पावर के इसका रूप मतलब में। ये है कि आप पहले इनवर्स ले लें और फिर जो डायगोनल में एंट्रीज है उनके कोई पावर ले लें। ठीक है सर। जैसे ए स्क्वायर है, उसका मतलब है कि हमने के की वैल्यू 2 ली है, या ए पावर -3 2 है तो इसका मतलब है कि की जगह -2 ले लिया, 2 ले लिया, अगर हम ए पावर माइनस के फाइंड कर चुके हैं। 20 से 22 तक डिसाइड ये करना है क्या इन्वर्टेबल है या नहीं है। तो उसके लिए मैंने बताया था कि डायरेक्ट चेक करें क्या डायगोनल में 0 एंट्री है या नहीं है। जिस तरह से उसके लिए है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए है, तो वैसे ही अपर ट्रायंगुलर के लिए भी है और लोअर ट्रायंगुलर के लिए भी है। अब ये अपर ट्रायंगुलर है और ये जो एंट्रीज हैं ये सारे नॉन ज़ीरो हैं, तो ये इन्वर्टेबल है। इसमें से ये अगेन अपर ट्रायंगुलर है, लेकिन ये वाला जो एंट्री है ये 0 है, तो डिटरमिनेंट क्या होगा इसका 0 का, तो नॉन इन्वर्टेबल है। ये भी नॉन इन्वर्टेबल बिकॉज ये एंट्री 0 है इसमें। ठीक है। In 23, 24, find all values of the unknown constants in order for A to be symmetric. ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, हम कहेंगे रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1 के बराबर हो। इसका मतलब है कि a + 5 जो है दैट मस्ट बी -3, ये जो वैल्यू है ये -3 के बराबर हो। सो वी टेक a + 5 इज इक्वल टू -3, और यहाँ से फिर आप वैल्यू फाइंड करेंगे। सो a इज इक्वल टू -8। द सेम थिंग, ये जो वैल्यू है a + b - c ये 3 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, a - 2b + 2c इज इक्वल टू 3, ये इस 3 के बराबर होना जरूरी है। 2a + b + c, this should be same as 0। एंड a + c जो है दैट शुड बी सेम एज -2। ठीक है, अब ये वही सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन गया जिसमें x, y और z की जगह क्या है a, b, c है। अब आपकी मर्जी है, आप जिस तरीके से भी इस सिस्टम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें बाज़ों का इस तरह का भी केस आ जाता है कि ये आपको कहाँ वैल्यू दी होती है। जैसा कि अगर ये मैट्रिक्स यूँ होता, लेट सपोज ये जो मैट्रिक्स है, अगर यहाँ पर ये ना होता लेट सपोज, और यहाँ पे कोई नंबर दिया होता 1 या 2 या 3,
अगर ये 0 दिया होता फिर तो हम फाइंड करेंगे कि भाई ये इसके बराबर हो और ये इसके बराबर हो, ठीक है, और ये 0 है, ये 0 है, दैट्स ओके। लेकिन अगर ये सपोज करें 0 की बजाय 1 होता और आपसे पूछते कि भाई ए बी सी की वैल्यू फाइंड करो जहां पर ये क्या हो, सिमेट्रिक हो, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट कहेंगे कि भाई ये मैट्रिक्स कभी भी सिमेट्रिक नहीं हो सकता, बिकॉज ये 1 है, ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये कभी भी सिमेट्रिक नहीं हो सकता, ठीक है। ये बाज़ वक़्त आपको ऐसे दिया होता है कि यहाँ पे जो कुछ दिया है, यहाँ पे दिया हो ना a-2b+2c, ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, यही सेम आपको इधर भी लिखा हुआ दिया हुआ है, यहाँ पे जो दिया हुआ है वो भी यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ पे जो दिया हुआ है यहाँ पे भी वही दिया हुआ है, और फिर पूछ रहे हैं कि ए बी सी कौन से वैल्यूज हैं, तो ऐसे केस में आप कहेंगे फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी the matrix is symmetric, ठीक है। In 25-26 we need to find the values of x for which the matrix is invertible। ये इन्वर्टिबल कब होता है, जब ये 0 ना हो, ये 0 ना हो और ये भी 0 ना हो। The matrix will be symmetric for all value of x except 1, x जो है should not be equal to 1, -2 and 4, ठीक है। तो इन वैल्यूज के अलावा ये हर जगह पे क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक नहीं, सॉरी, इन्वर्टेबल होगा। The same thing in question number 26 as well। अब ये कह रहे हैं कि फाइंड अ डायगोनल मैट्रिक्स जिसके ये पावर जो है वो गिवन होते हैं, a पावर 5 अगर 1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 दिया हुआ है तो मैट्रिक्स कौन सा होगा। मैट्रिक्स मैंने बताया था कि जो हायर पावर ले रहे हैं वो डायगोनल के एंट्रीज के पावर ले रहे हैं, तो कौन से नंबर का 5th पावर 1 होगा, तो 1 का ही 5th पावर 1 होता है। कौन से नंबर का 5th पावर -1 है, तो वो -1 ही होगा, और कौन से एंट्री का अगेन वही से -1, तो यही सेम मैट्रिक्स ही है। इसी मैट्रिक्स का जो 5th पावर है वो इसी के बराबर होगा, तो ये सेम मैट्रिक्स आ जाएगा। यहाँ पे वही चीज़ अपनी इनवर्स लेना है और इसके बाद फिर आपने इसका -2 पावर लेना है, तो ये असल में 1/3 होगा, ये 1/2 होगा और ये 1 ही होगा, ठीक है। और इन मैट्रिक्स के लिए फिर आपने वही थ्योरम चेक करना है 1.7.1। आई होप यू शुड रिमेंबर 1.7.1 कौन सा था, 1.7.4 है, ये 1.7.1 है, ठीक है। ये आपने चेक करना है कि ये हो रहे हैं कि नहीं हो रहे वहां पे। तो ये अब 30 तक ऐसे करें, इसमें और तो कोई ऐसे खास सवाल नहीं है।
जी, कोई सवाल हो किसी का तो पूछें। नो सर। Right, so let's talk about now application of system of equations. ओके, हम डिफरेंट फील्ड्स में अभी डिस्कस करेंगे हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को कैसे अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वो नेटवर्क्स के बारे में बात कर रहे हैं कि नेटवर्क में अपने नेटवर्क एनालिसिस में हमने कैसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को यूज़ करना है। ठीक है, तो यू शुड नो दैट, आई डोंट नो कि आपने नेटवर्क के बारे में कुछ पढ़ा कि नहीं। तो नेटवर्क जो होता है वो क्या होता है, इट्स सिंपली अ सेट ऑफ ब्रांचेस, ठीक है, एंड थ्रू विच समथिंग फ्लो। ठीक है, जैसे आप अगर हम कंप्यूटर साइंस में बात करेंगे तो यहाँ पे यूजुअली डाटा फ्लो करता है तो इंटरनेट के जो नेटवर्क्स होते हैं। ठीक है, in most networks the branches meet at a point and that points are known as nodes or junction. ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करें इसमें फ्लो कंजर्वेशन की। वो ये है कि किसी भी जगह पे जो इन फ्लो है और आउट फ्लो है किसी भी जंक्शन पे किसी भी नोड पे ये बराबर होते हैं। ठीक है, कोई भी जंक्शन है कोई भी नोड है वहां पे इन फ्लो और आउट फ्लो दोनों क्या होंगे, वो बराबर होंगे। ये कंजर्वेशन लॉ होता है और इस लॉ के मुताबिक फिर हम असल में हमारा जो मकसद होता है वो हर ब्रांच में हमें देखना होता है कितनी फ्लो हो रही है। जैसे ये एग्जांपल है। ठीक है, ये एक नेटवर्क है, यहाँ पर फ्लो हो रही है, यहाँ पे फ्लो हो रही है, ये फ्लोज गिवन है, यहाँ पे इन फ्लो गिवन है, यहाँ पे आउट फ्लो गिवन है, यहाँ पे इन फ्लो गिवन है, यहाँ पे आउट फ्लो गिवन है, यहाँ पे भी फ्लो गिवन है। अब ये तीन जो ब्रांचेस हैं ये रह गई हैं, इनको अगर आपने एस्टिमेट करना है कि यहाँ पे कितने इन यहाँ पे फ्लो कितनी होगी, तो इनको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, we will be using obviously system of equations. The method is what we assume that आप इनमें से किसी को भी कुछ भी कह सकते हो, x1 कह दो, इसको x2 कह दो, इसको x3 कह दो, या इसको x1 x2 x3, आपकी मर्जी है। लेकिन आप पहले इसको लेबल करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे ये इसके नोड्स को आपने लेबल करना है, नोड A B C D। अगेन इसकी पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं, किसी को भी आप नोड A किसी को भी आप नोड D कह सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर हमने इसको x1 कहा, x2 और x3, और ये जो डायरेक्शंस हैं ये आर्बिट्ररी हम डाल रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस तो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आखिर में फिर हमारे पास इसके वैल्यूज आ जाते हैं कि भाई ये क्या होगा। अब जैसे देखिए यहाँ पर नोड ए पे ये इन फ्लो हो रहा है, तो x1 यहाँ पे भी हम कह रहे हैं कि भाई फ्लो की डायरेक्शन ये होगी, फ्लो की डायरेक्शन ये होगी। ज़रूरी नहीं है ऐसा, ठीक है, लेकिन एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर इधर से ये एन फ्लो आ रहा है तो ये भी इस तरह होगा, ये इस तरह होगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ये बाद में फिर वेरीफाई हो जाएगा क्या हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आउट फ्लो है, तो इसलिए हम यहाँ पे तो ये इस डायरेक्शन में आ रहा है और ये इधर से इस डायरेक्शन में जा रहा है। इसको x1 x2 x3 हमने कहना है।
और फिर हमने ये भी थोड़ी देर पहले बात की थी, किसी भी नोड पे जो इनफ्लो है वो आउटफ्लो के बराबर होगी। तो हम वन बाय वन नोड का जिक्र करेंगे। तो फर्स्ट वी टॉक अबाउट एट नोड ए। एट नोड ए जो इनफ्लो है वो 30 है, जबकि यहाँ पर आउटफ्लो इस पोजीशन से, स्पेसिफिक पॉइंट से, वो x1 और x2 है। तो ये आउटफ्लो जो कि x1 प्लस x2 है, दैट मस्ट बी सेम और इज दिस इनफ्लो व्हिच इज 30। तो फर्स्ट इक्वेशन वी आर गेटिंग इज x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 30। फिर हम नोड बी पे आ जाएंगे। तो नोड बी पे हमारे पास जो आउटफ्लो है वो 35 है, जबकि इनफ्लो जो है वो एक x2 है, दूसरा x3 है। We will be taking x2 plus x3 is equal to 35. At node C, अब इनफ्लो यहाँ पे 60 है, जबकि आउटफ्लो 15 और x3 है। तो x3 plus 15 is equal to 60। जबकि नोड बी पे आउटफ्लो 55, जबकि इनफ्लो x1 और 15, x1 plus 15 is equal to 55। जिससे हमारे पास फर्स्ट ये जो इक्वेशन है हमें दे रहा है x3 इज इक्वल टू 45, ये इक्वेशन हमें दे रहा है x1 इक्वल टू 40। तो अब x2 और x3 की बात होगी। x2 तो ऑलरेडी हमने फाइंड, x3 तो फाइंड हो गया 45, x2 फाइंड होगा, ठीक है। लेकिन ज़हन में रहे कि इससे हमारे पास सारी इक्वेशन का सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। अभी 4 इक्वेशन हमारे पास आ रहे हैं, ये ओवर डिटरमिनेंट सिस्टम आ गया, जबकि वेरिएबल 3 है। तो x1 तो फाइंड हो गया, x3 फाइंड हो गया, x2 इस इक्वेशन से फाइंड करें, x3 पुट करें, x2 आ जाएगा। लेकिन जो x2 की वैल्यू होगी और जो x1 वो फर्स्ट इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। ऐसा ना हो कि आपने ये 3 कर दिए और कहते चाहो तो अब सेटिस्फाई हो या ना, इट डजंट, वी डोंट कंसीडर, वी डोंट माइंड इट और समथिंग। तो इस तरह नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैंने बताया ना कि x1 से 40 आ जाएगा, ऑलरेडी आ चुका है, x3 45 आ रहा है। अब ये x3 की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो x2 की वैल्यू आ जाएगी -10। अब वो x1 की वैल्यू पुट करें 40, x2 की वैल्यू पुट करें -10, तो x40 -10 इज इक्वल टू 30। तो ये तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, 4 इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसमें x2 जो है वो नेगेटिव आ गया, -10 आ गया। इसका मतलब यह है कि जो x2 है उसकी डायरेक्शन हमने गलत ली थी, वो इस डायरेक्शन में नहीं है, वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर फाइनल में फिर वैल्यूज आपके पास नेगेटिव कोई आ जाए, इसका मतलब है कि आपने जो डायरेक्शन ली थी वो अपोजिट आपने ली थी। तो you see that x1 is 40, x2 is -10, x3 is 45. Any question by anyone? No, sir. Okay, we talk about design of traffic patterns as well. फिगर दिया हुआ है, अगले उस पे आ रहा है, स्लाइड पे आ रहा है। So we have again a network which shows the proposed plan for the traffic flow around a new park that will house the Liberty Bell in Philadelphia. The plan calls for a computerized traffic light at the north exit on 5th Road. The diagram indicates the average number of vehicles per hour that are expected to flow in and out of the streets. So the question is, how many vehicles per hour should the traffic light
let through to ensure that the average number of vehicles per hour flowing into the complex is same as the number of vehicles flowing out. ठीक है, कितने गाड़ियों को अलाउ करना चाहिए उस सिग्नल पर से सच दैट कि इनफ्लो आउटफ्लो बराबर हो ताकि ट्रैफिक जैम ना हो. एंड देन assuming that the traffic light has been set to balance the total flow in and out of a complex, what can you say about the average number of vehicles per hour that will flow along the streets that border the complex? ये हमें फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे लाइट लगाए हुए हैं. अभी कह रहे हैं कि यहाँ पे कितनी गाड़ियाँ आनी चाहिए, इधर से अलाउ करनी चाहिए सच दैट कि इसमें इनफ्लो और आउटफ्लो क्या हो, वो बराबर हो. एंड वंस दे आर आउटफ्लो और इनफ्लो बराबर हो तो यहाँ पर ये जो 4 वॉल्स हैं अराउंड द पार्क, ये यहाँ पे कितनी गाड़ियाँ फ्लो करेंगी. तो पहली बात तो ये कि हम यहाँ पर कितने ट्रैफिक को अलाउ करेंगे, इसका x के बराबर ले लेते हैं. अब ये हमें ऑलरेडी डायरेक्शन दिया हुआ है कि यहाँ से आउटफ्लो है. अब यहाँ पर इनफ्लो कौन से हैं और आउटफ्लो कौन से हैं. ये आउटफ्लो है, ये आउटफ्लो है, ये आउटफ्लो है. इनफ्लो, इनफ्लो, इनफ्लो एंड इनफ्लो. Sum of outflows should be same as sum of inflows. यहाँ पे फ्लो इन जो है वो क्या है 500, 400, 600, 200 which is 1700. whereas फ्लो आउट जो है, आउटफ्लो जो है वो x है, वही हमने फाइंड करना है ताकि इसमें इनफ्लो और आउटफ्लो बराबर हो जाए. ठीक है, और आगे जो है वो 700 है और 400 है, ये फ्लोइंग आउट है और ये फ्लो आउट है 700 और 11. अब ये दोनों बराबर होने चाहिए एंड x plus 1100 should be same as 1700. तो x की जो वैल्यू है दैट शुड बी 600. तो यहाँ पर हमारे पास कितने फ्लो होने चाहिए, 600 होने चाहिए. अभी कह रहे हैं जब आपने ये सेट कर दिया, इधर आपने 600 कार्स को अलाउ कर दिया, व्हीकल्स को आपने अलाउ कर दिया, तो यहाँ पर इनफ्लो और आउटफ्लो तो बराबर हो गए. अब यहाँ पर ये जो वॉल्स हैं, ये यहाँ पे जो 4 वॉल्स हैं या व्हाटएवर के जो कॉर्नर्स हैं, यहाँ पर कितने ट्रैफिक फ्लो करेगी. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x1 हम ले रहे हैं, x2 ले रहे हैं, x3 ले रहे हैं, x4, और ये जो डायरेक्शन हैं अगेन आर्बिट्री हैं. थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कर रहे हैं. अगर आप यहाँ पे इनफ्लो आ रहा है, इधर इनफ्लो है, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि भाई ये डायरेक्शन में फ्लो होगी एंड सो ऑन. ओके, अब अगेन अपनी इक्वेशन बनाना है. 4 नोड्स आ रहे हैं ए बी सी डी, तो आपने नोड ए लेना है, बी लेना है, सी लेना है, डी लेना है, और वहाँ पे अगेन कंजर्वेशन लॉ को यूज करते हुए इनफ्लो और आउटफ्लो को बराबर करना है. वहाँ से हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आ जाएंगे एंड देन वी फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन, जहाँ से फिर हम फाइंड कर सकेंगे कितने यहाँ पे वैल्यूज होंगे, मतलब कितने एवरेज व्हीकल्स यहाँ से पास होंगे. ओके, एंड यू सी दैट ये वही अपने नोड ए पे देखना है, ये इतनी इनफ्लो हो रही है, इतना आउटफ्लो हो रहा है. अगर आप वापस जाके देख लें
नोड ए पे ये इनफ्लो तो 600 प्लस 400 दैट इज 1000 शुड बी सेम एज x1 और x2. So x1 plus x2 that should be same as these two, sum of 600 and 400. फिर नोड बी पे आपने लेना है, फिर आप नोड सी पे लेना है, फिर आप नोड बी पे लेना, डी पे लेना है. So we get the following system of equation. You see this one. अब इसको सॉल्व करना है by using echelon form or reduced echelon form. चेक करें सिस्टम को क्या आ रहा है इसमें. यू शुड ट्राई कि इसको आप सॉल्व करें खुद. Any idea? Any question? अच्छा, अब इसमें देखें हमारे पास ये फ्री वेरिएबल आता है इसमें. एंड रीजन इज दैट कि अगर आप इसको सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसमें आपके पास आखिर में नंबर ऑफ इक्वेशंस कम होंगे और नंबर ऑफ वेरिएबल ज़्यादा होंगे. इसमें एक फ्री वेरिएबल आ जाएगा, ठीक है, और वो फ्री वेरिएबल हमने टी कहा हुआ है उसको. अब टी की जो वैल्यू है उस पर रिस्ट्रिक्शन है, दैट मस्ट बी बिटवीन 0 and 700. बिकॉज नंबर ऑफ व्हीकल्स की बात तो वो नेगेटिव नहीं होने चाहिए. अगर हम टी को 500 700 से बड़ा लेते हैं तो ये सारे वैल्यू, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये तो ठीक है, ये भी नेगेटिव हो जाएगा. तो रिस्ट्रिक्शन यही है कि टी की जो वैल्यू है दैट मस्ट बी बिटवीन 0 and 700. ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि जो x1 है दैट शुड बी बिटवीन 0 and 700, x2 should be between 300 and 1000, right? x2 and x3 should be between 0 and 700, and x4 is allowed to have 0 to 700. ठीक है, तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि कितना ट्रैफिक जो है वो यहाँ पे मौजूद है. अब ये ट्रैफिक ज़रूरी नहीं है कि आप वही, यहाँ पर तो खैर वही स्पेसिफिक एग्जांपल ले लिया गया, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है. आप कोई भी चीज़ डाटा जो ट्रैफिक होती है वो भी बता सकते हैं कि भाई कौन से टाइम पे कौन सी जगह पे कितना डाटा जो है वो मौजूद है या कितना डाटा फ्लो कर रहा है. एनी क्वेश्चन? नो सर. ओके, ये सिस्टम आप खुद सॉल्व कर लें, ठीक है. एलिमिनेशन आपने करनी है भाई. ओके, ये हम डायरेक्ट बुक से डिस्कस करते हैं अभी. ये फर्दर एप्लीकेशन भी इसकी हैं. ओके, सर्किट्स में आई होप सबको पता है कि क्या होता है, ठीक है. इसको हम यूजुअली रेजिस्टर बोलते हैं, ठीक है. यहाँ पे वोल्टेज आता है एंड करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टूवर्ड्स नेगेटिव एंड सो ऑन. ये इंफॉर्मेशन आप सबको पता है.
Then we talk about Ohm's law. तो हमें कहते हैं कि E जो है, जो पोटेंशियल होता है, that is same as the product of current and resistor, resistance जो होता है। लेकिन हम जो यहाँ पे यूज़ करेंगे वो यही है कि किसी भी पॉइंट पे वोल्टेज ड्रॉप जो होता है वो, इसको हम नोड ही कहते हैं या जंक्शन कहते हैं, किसी भी नोड जंक्शन पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो सेम होगा। तो वोल्टेज राइज जो है वो, वोल्टेज ड्रॉप वोल्टेज राइज दोनों बराबर होते हैं। ये वही कंसेप्ट में हम यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए ना, कर्चॉफ ये कहता है, ये कर्चॉफ लॉ है, करंट लॉ। यहाँ पर जितना इनफ्लो करंट है और ये आउटफ्लो है, तो इनफ्लो करंट और आउटफ्लो करंट दोनों क्या होंगे, ये बराबर होंगे। में फिर हम डिफरेंट लूप्स लेते हैं, राइट। एक इंटरनल लूप होता है, लोकल लूप्स होते हैं, और एक फिर ग्लोबल लूप होता है। बट एग्जांपल करते फिर आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। Right, so we talk about circuit with one closed loop. इसमें तो कोई इशू नहीं होता। आई होप यू नो दैट, यही ओहम्स लॉ यूज करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो 3 ओमेगा है रेजिस्टेंस, और ये वोल्टेज है, ठीक है। तो हमें करंट चाहिए, करंट कितना फ्लो हो रहा है। अब एक ही लूप है, इसमें ऐसी कोई इशू नहीं है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू आई आर। अभी जो हमने बात की, तो I की जगह एक फाइंड करना है, और R जो है वो 3 है, तो 3 इंटू आई इज इक्वल टू जितना वोल्टेज हमारे पास आ रहा है उसके बराबर होता है। तो V इज इक्वल टू या E इज इक्वल टू आई आर। जहाँ से हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाएगी, करंट जो है वो 2 एम्पेयर यहाँ से पास होगा। Right? Okay, in this example हमें ये करंट्स फाइंड करने, जिसमें ऑलरेडी आपको फिगर दिया हुआ है। फिगर को ऑब्जर्व करें, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो 5, 20 एंड 30 ओमेगाज है। ये वोल्टेज हमें गिवन है, और ये जो करंट्स हैं I1, I2 एंड I3, डिफरेंट ब्रांचेस में जो करंट फ्लो है उनको हमने फाइंड करना है कि कितना करंट जो है वो फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो पहली बात तो वही है कि हम किरचॉफ लॉ को यूज करेंगे और डिफरेंट नोड्स पे हम बात करेंगे। अब 2 नोड्स हमारे पास हैं, एक ए नोड है, दूसरा बी नोड है। तो यहाँ पर हम वही इनफ्लो करंट और आउटफ्लो जो करंट हैं वो दोनों बराबर होंगे। एट नोड ए जो है, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो इनफ्लो I1 है और I2 है, और आउटफ्लो I3 है। तो वी हैव I1 प्लस I2 दैट इज इक्वल टू I3। तो एक क्वेश्चन हमारे पास ये आ जाता है, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3। दूसरे नोड बी पे अगर आप देखें तो ये करंट की डायरेक्शन यूं आए, तो ये वही डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन फॉलो करेगा। यहाँ भी वही डायरेक्शन है, इधर से सी
और यहाँ पर ये डायरेक्शन है तो यहाँ पे इधर से जाएगा, और I3 की डायरेक्शन ये है तो यहाँ पर भी वही सेम डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पर ये जो करंट I3 है और ये इन फ्लो कर रहा है, करंट इन है, और यहाँ पर ये जो है ये दोनों आउट हैं। तो इस वजह से हमारे पास करंट इन के लिए I3 आ जाएगा और आउट के लिए अब I1 प्लस I2 आ जाएगा। लेकिन आपको ये दोनों जो इक्वेशन नोड ए और नोड बी हैं, यहाँ पे हमारे पास सेम इक्वेशन आएगा। तो वी आर हैविंग वन इक्वेशन I1 प्लस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन आ गया। अच्छा, अब इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे जो इसकी डायरेक्शंस हैं। एक ये वाला डायरेक्शन है, दूसरा ये डायरेक्शन है, और तीसरा फिर एज ए होल ग्लोबल डायरेक्शन में आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें जो वोल्टेज है, ड्रॉप कितना होगा और राइज कितना होगा, तो हम एक लेफ्ट साइड जो लूप है उसमें बात करेंगे। यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा और कितना वोल्टेज राइज होगा। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम लूप के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वहाँ पे लूप क्या हो, वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होता है, जबकि इसकी अपोजिट में अगर हम जाएंगे तो वो फिर क्या होगा, वोल्टेज राइज होगा। ठीक है ना, अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, ये जो डायरेक्शन हमारे पास है, इसी डायरेक्शन में अगर करंट की डायरेक्शन और ये लूप की डायरेक्शन अगर सेम है तो ये वोल्टेज ड्रॉप होगा, और अगर ये अपोजिट में है तो फिर वोल्टेज राइज होगा। यहाँ पे अगर आप देखें I1 की डायरेक्शन और ये लूप की डायरेक्शन सेम है, सिमिलरली I3 की डायरेक्शन और इस लूप की डायरेक्शन सेम है। तो यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो I1 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड I3 मल्टीप्लाई बाई 20, एंड दैट शुड बी सेम एज जितना वोल्टेज राइज है, और वो यहाँ पे जो वोल्टेज आ रहा है दैट इज 50। ये बात क्लियर है कि जो डायरेक्शन में आता है वो वोल्टेज ड्रॉप में आता है, जो अपोजिट डायरेक्शन में आता है वो वोल्टेज राइज में होता है। सिमिलरली जो ये वाला लूप है, इसमें अब करंट I2 जो है वो अपोजिट में जा रहा है, बिकॉज लूप इस डायरेक्शन में है। अगर आप देखें लूप की डायरेक्शन ये हमने ली हुई है, जबकि करंट की डायरेक्शन यूं जा रहा है, तो ये इसके उलट आ रहा है उसी। तो ये जो I2 है ये इस लूप में वोल्टेज राइज के लिए यूज होगा। ठीक है, सेम थिंग I3 के लिए भी वही है कि वोल्टेज राइज के लिए ही है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास जो वोल्टेज राइज और ड्रॉप की हम बात करेंगे। तो ये हमारे पास आ गया है लेफ्ट साइड लूप में। ठीक है, राइट साइड लूप में सारा जो है वोल्टेज राइज है, वोल्टेज ड्रॉप जो है वो 0 हो जाएगा। जबकि आउटर लूप में क्या है, ये राइज है और ये ड्रॉप है। एंड देन वी गेट दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। इस सिस्टम को सॉल्व करेंगे। So we are getting I1 equal to 6 ampere, I2 equal to minus 5 ampere। माइनस 5 एम्पियर मतलब कि हमने डायरेक्शन वहां पे उल्टा लिया हुआ है, अपोजिट डायरेक्शन पर आप लेंगे। एंड I3 is equal to 1 ampere। And you see the fact that I2 is negative tells us that the direction of this current is opposite to the indicated in figure 1.8.9।
Any question? No, sir. No, sir. Okay. नेक्स्ट उसकी जो एप्लीकेशन है वो केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए हम कर सकते हैं। आप लोगों ने केमिस्ट्री में अगर किसी ने पढ़ी है तो उसमें उन्होंने किया होगा कि हम केमिकल रिएक्शंस को कैसे बैलेंस करते हैं। जो टेक्निक यूजुअली यूज़ करते हैं वही हीट एंड ट्रायल का होता है। आप गेस करते हैं और फिर काउंट करते हैं और इसके बाद फिर उसको बैलेंस करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिंपली सिस्टम ऑफ इक्वेशन को यूज़ करेंगे और वहाँ से हमारे पास वो सारे मल्टीपल्स आ जाते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखें तो ये अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, बिकॉज यहाँ पर हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं, यहाँ पे 2 एटम्स हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 एटम्स हैं, इस साइड पे 3 है। कार्बन ठीक है, ये अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। H2O के साथ 2 लगा देंगे, बैलेंस हो जाएगा सर। अच्छा, फिर तो ऑक्सीजन के 4 बन जाएंगे राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे अच्छा, उस साइड पे भी ऑक्सीजन के 2 है, 2 हैं। सही। ऑक्सीजन के 4 हो जाएंगे, 2 यहाँ से हैं और 2 यहाँ पे, 4 यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 हैं। यहाँ पे हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन से कम वो करें, अब ठीक है वो तो कर सकते हैं, इधर भी 2 लगा ले, इधर भी 2 लगा ले। हाउ टू यूज सिस्टम ऑफ इक्वेशंस टू बैलेंस दिस रिएक्शन? बड़ा आसान तरीका है इसका भी। ये इसका बैलेंस हो जाएगा जब 2 इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इधर मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी 4 मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अब वही चीज़ है कि आप इसको रिटन ट्रायल से करेंगे, आप चेक करेंगे और फिर देखेंगे बैलेंस है कि नहीं है। कि जब आप सिस्टम ऑफ इक्वेशन को यूज़ करेंगे तो वो बगैर चेक किए हुई वो बैलेंस हो जाता है। सो हाउ डू वी डू दैट? उसके लिए हम वही चीज़ कर रहे हैं कि यहाँ पर ओरिजिनल रिएक्शन है, उसमें केमिकल रिएक्शन जो है ये, यहाँ पर हम x1 ले लेते हैं या x आप कह सकते हैं। यहाँ पे जो मल्टीपल हमें चाहिए वो सपोज कर x2 है, यहाँ पर x3 ले लें, यहाँ पर x3 x4 ले लें। ठीक है, देखिए जो आपके पास कंपाउंड्स आए या मालिक्यूल्स जो भी आ रहे हैं उनके साथ अकॉर्डिंगली x1 x2 x3 x4 आप ले रहे हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, दोनों साइड पे आपने इनको काउंट करना है। अब जैसे कार्बन है तो लेफ्ट साइड पे कार्बन क्या है, x1 है, राइट साइड पे भी x3 है, तो आई विल टेक x1 इज इक्वल टू x3 because number of atoms on left side should be same as number of atoms on right side. Are you getting my idea?
देखिए मैं एक सिंपल एग्जांपल पहले लेता हूँ ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कर क्या रहा हूँ। हमारे पास जो सिंपल रिएक्शन है, एवरीबॉडी नोज दैट इज H2 plus O2 that give you H2O. अब ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। बाय यूजिंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इसको आप x कह दें, इसको आप y कह दें यहाँ पे, और यहाँ पे z कह दें। राइट, अब पहले हम काउंट करते हैं नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन ऑन बोथ साइड्स। तो 2x, यहाँ पे कोई H नहीं है, यहाँ पर H है। तो 2x is equal to इधर आपके पास 2 है, इधर आ जाएगा 2x 2z। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x इज इक्वल टू z आ जाएगा। फिर आते हैं हम ऑक्सीजन की तरफ। 2y is equal to 2x is equal to z, 2y is equal to z, sorry. So we got a system of equation। एक आ गया हमारे पास x is equal to z, दूसरा आ गया 2y is equal to z। और ये क्या हो रहा है, 2y is equal to z as well। अब यहाँ पे 2 इक्वेशंस हैं और 3 वेरिएबल्स हैं, तो एक फ्री वेरिएबल तो होगा। तो अगर हम यहाँ से कोई भी एक फ्री वेरिएबल ले लें, आपकी मर्जी है। लेट्स y is equal to t, a free variable। तो z क्या हो जाएगा, 2t x और z तो बराबर है, तो ये 2t होगा। सर या सर जो हम सपोज करते हैं y इज इक्वल टू टी, सर तो ये हम वो वेरिएबल लेंगे जो दोनों इक्वेशन में कॉमन हो, पैरामीट्रिक कोई भी ले वेरिएबल। सकते हो, कोई भी ले सकते। इसको पहले कन्वर्ट करना होता है ना इचलान फॉर्म में, जी सर। या उसके बाद फिर एक फ्री वेरिएबल आ जाता है, और वो फ्री वेरिएबल पर आपने कोई भी लेना है। जी ओके तो हम सर। कोशिश हम ये करते हैं कि हम फ्रैक्शन को अवॉइड करते हैं ना। फिर अगर ना होता हो तो फिर ठीक है, फ्रैक्शन भी आ सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है ऐसा। जी सर। अब आप टी की जगह कोई भी वैल्यू ले लो खुद से। लेट्स सपोज अगर हम टी को 1 ले लें, तो x क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। y फिर 1 आ जाएगा, और z भी 2 हो जाएगा। तो जब यहाँ पर इस इक्वेशन में x की जगह हम 1 लगा लें, 2 लगा लें सॉरी,
यहाँ पे 2 लगा लें, y की जगह 1 लगा लें और यहाँ पे भी 2 लगा लें, तो क्या ये रिएक्शन बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ? तो ये रिएक्शन जो है ये ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। In similar way we can balance this reaction as well। ये जो है यहाँ पर आप x y z w ले लें, तरीका वही है। यू सी x1 x2 x3 x4 कार्बन आप लेंगे, हाइड्रोजन आप लेंगे, ऑक्सीजन आप लेंगे, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों पे। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे x1 है, यहाँ पर x3 है कार्बन, यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के लिए 4x1 है, यहाँ पे हमारे पास 2x4 है। ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे 2x2 और इधर भी ऑक्सीजन है 2x3 और यहाँ पर भी ऑक्सीजन है 1x4 एंड देन वी कन्वर्ट दैट इनटू सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब पहले इसको आपने क्या करना है, इसका एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वी आर गेटिंग होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ऑब्वियसली, तो मैनी सॉल्यूशंस तो होंगे इसके। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ले रहे हैं और यहाँ से फिर इसको हम वापस कन्वर्ट करेंगे एंड देन वी इंट्रोड्यूस अ फ्री वेरिएबल। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं x1t/2 आ रहा है, x2t आ रहा है, x3t। आई होप यू नो दैट हाउ टू डू दैट। मैंने पहले भी बताया था कि आगे हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन डायरेक्ट यूज करेंगे, तो मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ठीक है, अब इसमें आप t की जगह कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन हम अगर आपको याद है केमिस्ट्री से, हम केमिकल रिएक्शंस में यूजुअली फ्रैक्शन नहीं लेते, इसलिए आपने t की ऐसी वैल्यू लेनी है जिससे ये फ्रैक्शन खत्म हो जाए। तो हम t को 2 ले सकते हैं, तो ये 2/2 1 2 1 2 आप ले सकते हैं। 1 2 1 2 ये अगर आप वहाँ पे लगाएंगे तो जो केमिकल रिएक्शन है वो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। Another example for it as well, HCl plus सर इधर तक काफी है लेक्चर। sorry सर लेक्चर आज के लिए इतना सही नहीं है। क्यों? सर और कोई क्लास है हमारी इसके बाद? फिर मिड टर्म के बाद फिर मिड टर्म के बाद होगी ना, तो अभी तो ये एप्लीकेशंस हमने पढ़ने हैं, या तो फिर कोई क्लास अरेंज कर लें ताकि ये फिर ख़त्म करें हम। अगला एग्जांपल वैसे ही है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और पोटाशियम सोडियम फास्फेट है, जिससे हमारे पास फास्फेरिक एसिड और सोडियम क्लोराइड बन जाता है। अब इसको बैलेंस करना है तो ऑब्वियसली आपने इसी मेथड को यूज़ करना है। x1 x2 x3 x4 आप ले लें यहाँ पे, और दोनों साइड पे अकॉर्डिंगली ऑक्सीजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फास्फोरस और को अलग अलग करें। You should check that yourself। You get this system of equation and then we convert into echelon form। ये दोनों खत्म हो जाएंगे, फिर एक फ्री वेरिएबल आ जाएगा उसमें and so on। दूसरा में ये एग्जांपल ले रहे हैं कि एक पॉलिनॉमियल इंटरपोलेशन इसको हम कहते हैं, कि आपने एक पॉलिनॉमियल को बनाना है। ये आगे फिर दोबारा डिस्कस होगा जब आप न्यूमेरिकल को पढ़ेंगे। ठीक है, अभी कह रहे हैं कि आप एक ऐसा पॉलिनॉमियल वो करें डिग्री 3 का क्यूबिक पॉलिनॉमियल की बात कर रहे हैं, जो कि इन 3 पॉइंट्स पर से पास हो रहा हो। तो पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 3 हमारे पास यूजुअली इस फॉर्म का होता है
A0, A1, A2, A3, जिसमें हमने A0, A1, A2, A3 की वैल्यूज फाइंड करनी है। अच्छा, ये हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है ये x की वैल्यू है, ये जो 1 है ये x है और ये y है, ये x है और ये y है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हम इधर पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल में, अकॉर्डिंगली x की जगह वैल्यू पुट करेंगे, y की जगह भी वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन आ जाएंगे। और फिर उसके अलावा वही एगमेंटेड मैट्रिक्स कन्वर्टिंग इनटू एचेलॉन फॉर्म, और फिर हमारे पास ये A0, A1, A2, A3, A की वैल्यूज आ जाएंगी टू गेट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। बड़ा सिंपल है। ये सिस्टम कहाँ से बनता है, ये जो मैट्रिक्स बन गया वो यहाँ पे हम पहले एक पॉइंट, ये वाला पॉइंट कंसीडर करेंगे जो ऊपर मैंने इसको मार्क किया हुआ है। ठीक है ना, तो फर्स्ट पॉइंट है वो x1, इस पे पुट करोगे, y की जगह ये y के बराबर ले लेते हैं ना, इज इक्वल टू y, तो y की जगह पुट करोगे 3, तो 3 इज इक्वल टू A0 x की जगह 1 पुट करेंगे और y की जगह 3 पुट करेंगे, तो 3 इज इक्वल टू A0 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3। तो यू सी दैट फर्स्ट जो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं मैट्रिक्स में 1 1 1, बिकॉज हमने सॉल्व करना है इसको A0 A1 A2 A3 के लिए, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है। फिर हम x0 की जगह 2 पुट करेंगे, x की जगह 2 पुट करेंगे, y की जगह -2 पुट करेंगे, वी गेट -2 इज इक्वल टू दैट इज A0 प्लस 2A1 प्लस 4A2 प्लस 8A3। और जब ये मैट्रिक्स में जाएगा तो इसी दैट कोफिशिएंट्स क्या है, 1 2 4 8, सो इसे 1 2 4 8 और ये राइट हैंड साइड -2। और फिर अगले पॉइंट के लिए करेंगे x3 और y3 के लिए, फिर x4 और y4 के लिए अकॉर्डिंगली इक्वेशन आ जाएंगे। फिर इनको हम कन्वर्ट करते हैं एचेलॉन फॉर्म में, और फिर यहाँ पे जो A0 A1 A2 A3 की वैल्यूज हैं वो फाइंड हो जाते हैं। अब ये इसमें बीच में काफ़ी स्टेप्स हैं जब आप यहाँ से यहाँ पे पहुँचते हैं, रो 2 माइनस रो 1 रो 3 माइनस, इसको रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है, तो इसमें काफ़ी स्टेप्स यहाँ पे हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये वो पॉलिनोमियल बन जाएगा। ये इंटीग्रेशन पे बाद में आप करेंगे, इसको छोड़ दें, फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। अब यही क्वेश्चन हमारे पास हैं। ये नेटवर्क आपने करना है, बिल्कुल एग्जांपल की तरह ही है। ठीक है, सिर्फ इनफ्लो आउटफ्लो यहाँ पर 50 दिया, वहाँ पे 15 पहले दिया था। ठीक है, जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगे। ये थोड़ा सा फिर कम्प्लेक्स है, इसमें आपने नोड्स वही लेने हैं कि ये नोड, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, और सिस्टम थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप कर सकते हैं, यू शुड ट्राई इट। ये उसी टाइप का ही है। ठीक है, इसमें पॉली डायरेक्शन भी दिया है, सब कुछ दिया हुआ है, सिर्फ इनफ्लो आउटफ्लो आपने देखना है। ये वही चीज़ में सिर्फ यह है कि आपके पास ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है और वेरिएबल ज़्यादा हो जाएंगे। क्वेश्चन 5 से 8 तक फिर इलेक्ट्रिक सर्किट्स हैं, 9 से 12 तक ये केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना है। और फिर 13 में वही क्वेश्चन, लीनियर हमने लेना है, क्वाड्रेटिक लेना है, 3 पॉइंट दिए हुए हैं। 14 में भी 3 पॉइंट दिए हुए हैं। 15 में फिर हमें 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं।
ये आपने क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक करना है, ठीक है। Any question? No, sir. Okay. We should have discussed Lentef model as well. ये भी हम करेंगे, इसमें भी है। प्लेन ये था कि मिड से पहले यहाँ तक करेंगे, बीच में ये ब्रेक आ गया तो इशू है। पहले आप इतना ही कर लें मुझसे ये। जी, कोई सवाल है तो पूछें। No, sir. Sure. Yes, sir. Okay.